Hello all, welcome to the another series of पाँच का पिटारा. So I hope आप लोग enjoy कर रहे हो ये हर रोज 5 न्यू टॉपिक. तो हम लोग आज और नई जो मोस्ट रिपीटेड और आस्क्ड 5 टॉपिक है उसके बारे में पूछेंगे इन द एरिया ऑफ न्यूट्रिशन ओनली. सो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है dysgeusia, hypogeusia and ageusia. See, what is geusia? गुजिया मीन्स सेंस ऑफ टेस्ट और टेस्ट सेंसिटिविटी. ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि गुजिया क्या है. गुजिया है जो हमारा टेस्ट सेंसिटिविटी है, टेस्ट करने की, स्वाद लेने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं गुजिया. राइट, अब इसके आगे अगर डिस जुड़ जाए तो मतलब है इम्पेयर्ड. डिस मतलब क्या है? इम्पेयर्ड. हाइपो मतलब क्या है? आप लोगों को पता ही है, रिड्यूस. ठीक है, हाइपर मतलब इंक्रीज, हाइपो मतलब डिक्रीज और रिड्यूस. राइट, हाइपो मतलब रिड्यूस और ए मतलब एगोजिया, ए फॉर एब्सेंस, ये याद रखिएगा. तो ए फॉर एब्सेंस मतलब एगोजिया मतलब एब्सेंस ऑफ टेस्ट. डिस्गोजिया मीन्स impaired the taste sensitivity. Hypogeusia means reduce the taste sensitivity and ageusia means absence the taste sensitivity. Right? Mainly कब देखा जाता है ये जो 3 फॉर्म है डिसऑर्डर का, कब देखा जाता है? जिंक डेफिशिएंसी के दौरान. राइट, तो जिंक डेफिशिएंसी में ये जो 3 सिम्टम्स है ये देखा जाता है. अब जिंक कौन से खाने में मिलता है? फूड सोर्स क्या है? फूड सोर्स ऑफ जिंक. तो आप अपने खाने में कौन सा फूड इंक्लूड कर सकते हो जिससे जिंक का डेफिशिएंसी ना हो? वेस्टर, लॉबस्टर, मीट, milk products and even cereals and grains. तो ये जितने भी खाना है फूड सोर्स है, इसमें आपको जिंक के मात्रा भरपूर मिलता है. ठीक है, और वेस्टर में वेस्टर, लॉबस्टर, आई मीन सी फूड्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है. ओके, See now the next topic is dysphagia. Dysphagia भी बोलते हैं, dysphagia भी बोलते हैं. तो what is dysphagia? Dysphagia means difficulty in swallowing the foods or liquids. ठीक है, ये स्पेसिफिक सिम्टम्स कब देखा जाता है? जब कोई व्यक्ति खाना सही तरीके से इनगल्फ नहीं कर पाता है या स्वालो नहीं कर पाता. ठीक है, अब कौन से समय पे ये डिस्फेगिया या डिस्फेजिया देखा जाता है? अगर मान लीजिए किसी का स्ट्रोक हो गया, हेड इंजुरी है, हेड को मूव नहीं कर पा रहे, स्टक है ना. मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस? व्हाट आर द रीजंस ऑफ मल्टीपल? जब बॉडी के इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होते हैं. राइट, बॉडी के इम्यून सिस्टम जब अफेक्टेड होते हैं तब बॉडी के नर्व, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसमें इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो हम लोग काम करते हैं उसमें इफेक्ट होते हैं. उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाने में वो पर्सन को दिक्कत आते हैं. उस टाइम पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं. तो मतलब अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो तो ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि हर रोज़ के ज़िंदगी में पहले तो नर्वस सिस्टम बॉडी का अफेक्टेड रहेगा. उसके बाद आप जो हर रोज़ के कोऑर्डिनेशन में काम करते हो, हर रोज़ के जो आपको सुबह उठना है, आपको पढ़ने बैठना है, आपको यूजीसी नेट के प्रिपेयर करना है, ये जो भी आपके जो डेली रूटीन, वो अगर ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अफेक्टेड होता है. राइट, और है कैंसर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स कौन से होता है? देखिए, स्पेसिफिकली डिस्फेगिया
जो सिम्टम्स है माउथ कैंसर या ओरल कैंसर में बहुत कॉमन है और इसोफेगल कैंसर में भी ये कॉमन है, राइट। अच्छा, तो डिस्फेगिया अगर किसी को हो जाए तो क्या होगा? जनरली उसका जो फूड इनटेक है, ठीक है, या एपेटाइट है, मतलब खाना खाने का जो इच्छा है वो कम हो जाएगा। अगर किसी का खाना खाने का इच्छा कम हो जाएगा, ऑब्वियसली वो जो अफेक्टेड पर्सन है वो अंडर न्यूट्रिशन से ग्रसित होंगे, राइट। सी अभी अंडर न्यूट्रिशन मतलब है क्या है? कुपोषण, राइट। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मैल न्यूट्रिशन को ही अंडर न्यूट्रिशन बोल रहा है, बट नो, मैल न्यूट्रिशन इज नॉट अंडर न्यूट्रिशन. Malnutrition is a subcategory. Undernutrition is a subcategory of malnutrition. मैं आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्म में दिखा देती हूँ. Malnutrition के दो पार्ट हैं, आप नोट कर लीजिएगा. एक है ओवर न्यूट्रिशन और एक है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है. अब ओवर न्यूट्रिशन का दो पार्ट है, एक है ओवरवेट, दूसरा है ओबेसिटी. अंडर न्यूट्रिशन का है थिन और सीवियर थिन. इसके जो कट ऑफ रेंज है ये मैं बाद में जाके डिस्कस करूँगी, बिकॉज WHO का डिफरेंट कट ऑफ रेंज है और दो तीन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कट ऑफ रेंज दिया है, तो इस कट ऑफ रेंज से भी क्वेश्चन आता है. मुद्दे की बात ये है कि डिस्फेगिया में जो इनटेक ऑफ फूड है वो कम हो जाता है और जो पर्सन अफेक्टेड है, मतलब अफेक्टेड पर्सन कभी कभार कुपोषण के शिकार होते हैं, राइट. अब है नेक्स्ट टॉपिक है जेरोस्टोमिया, ठीक है. इसको जेरोस्टोमा भी बोलते हैं. जेरोस्टोमा मतलब क्या है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा. कब देखा जाता है? जब सलाइवा का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है तब जेरोस्टोमा देखा जाता है. और जेरोस्टोमा में मेन क्या सिम्टम्स होता है? ड्राई माउथ. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. जेरोस्टोमा मतलब है ड्राई माउथ. अच्छा, अब थर्ड जो आपके सिम्टम्स है या डिसऑर्डर है वो है क्रिटिनिज्म या कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म. अब कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म या क्रिटिनिज्म कब देखा जाता है? अगर कोई महिला, गर्भवती महिला के डाइट में या प्रेग्नेंट महिला के डाइट में आयोडीन मात्रा की कमी है, ठीक है. अब आयोडीन रोजगार के जिंदगी में कहाँ से मिलता है? एक जो सोर्स है वो है आयोडाइज सॉल्ट. इटसेल्फ आयोडाइज सॉल्ट प्राइम हमारे खाने में आयोडीन का सोर्स है. और फूड सोर्स से भी मिलता है. कौन से फूड सोर्स में रहता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. सेकंड जो पॉइंट है, अगर आयोडीन की कमी है, ठीक है, तो जो माँ के गर्भ में जो भ्रूण है, मतलब फीटस है, उसमें थायराइड जो ग्लैंड है फीटस का, जो थायराइड ग्लैंड, उसका अंडर एक्टिविटी होता है. मतलब प्रॉपर एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड का देखा नहीं जाता. उसका फल क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चा जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए, ठीक है, जन्म के बाद से 6 माह तक या 6 माह से 1 साल तक या 2 साल, जो माइलस्टोन है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जैसे उसका होना चाहिए नॉर्मल बच्चे का, वैसा उसका नहीं होता है. और इट अफेक्टेड बोथ ऑफ द वे, मतलब फिजिकल भी डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, फिर साइकोलॉजिकल भी होता है, साइको सोशल भी होता है, इमोशनल भी होता है. हर तरीके का डेवलपमेंटल डिले देखा जाता है बच्चे में. अभी अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है.
ये जो टर्म है ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग जब ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन से एज ग्रुप में कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ये आप देख सकते हो। और मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने सुना है MCP कार्ड, जो अगर कोई कम्युनिटी न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं उनको पता है व्हाट इज़ MCP कार्ड। MCP कार्ड है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड होते हैं MCP कार्ड। या अगर किसी के घर में कोई छोटा बेबी है तो इस कार्ड का उपयोग होता है ना। इसमें गर्भावस्था से लेके बच्चे तक 6 माह से 5 साल के जो बच्चे हैं उसका कितना टीका लगा है, कितना इम्यूनाइजेशन हुआ है, कितना ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ सही से बढ़ रहा है या नहीं, बहुत अच्छा एक बढ़िया टूल है, ठीक है। तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, या आप गूगल में सर्च कीजिएगा MCP कार्ड या मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और PDF से आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है कि 0 to 6 मंथ में बच्चे को कितना खाना देना है, बच्चे को अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग करना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है। फिर उसमें आपको ये भी मिलेगा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या ऊपरी आहार जब बच्चे को देना है, राइट, कितने मात्रा में देना है। उसके साथ साथ खान पान के साथ उसको अब ना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कि बच्चे का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, राइट, तो वो कितने स्टेजेस में होता है और हर एक पीरियड में हर एक एज ग्रुप में क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। आप जितने भी अवेलेबल मटेरियल है ना वहाँ से पढ़ो जो यूज़ होता है। आप किताब से अगर आप डेवलपमेंटल डिले और स्टेजेस पढ़ोगे वो रिटेन करने में पहले तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे, बिकॉज डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल डिले दिया है, पर आपको पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैं ये रेकमेंड करूँगी आप गूगल करो MCP कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, डाउनलोड करो और उसको एक बार गो थ्रू करो। प्रेगनेंसी से लेके, ठीक है, कितना प्रेग्नेंट वुमेन में TD का वैक्सीन देना है, कितना वेट बढ़ना है, राइट, वहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन किया गया है। WHO का ग्रोथ चार्ट भी है। पहले तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते थे, अभी प्लॉट मतलब तभी के ज़माने में, मतलब आज से 3-4 साल पहले भी प्लॉटिंग करते थे, है ना। अभी तो पोषण ट्रैकर आ गया है, ठीक है। तो पोषण ट्रैकर क्या है, क्या उसका एक्टिविटी है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन में क्या चल रहा है, उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास आपको ले लूँगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे न्यू स्कीम्स है जो अभी आया है, तो मैंने बहुत बोल दिया डेवलपमेंटल डिले के साथ साथ और एक्स्ट्रा चीज़ बोल दिया, पर प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप MCP कार्ड डाउनलोड करो गूगल से और आप उसको एक बार गो थ्रू करो, तो आपको बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है ना, जो आपको समझ नहीं आता कि कौन से एज ग्रुप में क्या करना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है, अगर किसी बच्चे में क्रिटिनिज्म होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स होते हैं। लाइक अभी देख पा रहे हो इस पिक्चर में जो बच्चे का फेशियल फीचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो ये देखने के लिए मिलता है मेनली। अब जो नेक्स्ट है वो है कोइलोनशिया या स्पून नेल। तो कोइलोनशिया या स्पून नेल क्या है? स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी के वजह से कोइलोनशिया या स्पून नेल देखा जाता है। अब आयरन डेफिशिएंसी मतलब बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन मात्रा की कमी होती है तो आयरन डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलता है। और हर एक एज ग्रुप में ये जो कट ऑफ है ये डिफरेंट होता है। लाइक प्रेगनेंसी में अगर किसी का लेस देन 7 ग्राम पर DL है तो वो सीवियर एनीमिक कहला जाता है।
नॉर्मल अगर मैं एडल्ट की बात करूँ वो है लेस देन 12 ग्राम पर DL, ठीक है। तो अगर ये कट ऑफ वैल्यू से कम है तो वो एनीमिक के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो कट ऑफ है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, आपको क्या करना है, एडोलेसेंट, फिर नॉर्मल एडल्ट और प्रेग्नेंट वेमेन, ये 3 जो कैटेगरी है इसका आपको एनीमिया या हीमोग्लोबिन का रेंज, HB रेंज आपको नोट्स बनाना है इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। साथों साथ अगर मैं एनीमिया क्या है, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट। मोर देन 50% ऑफ women of reproductive age group, राइट, एनीमिया से ग्रसित है। तो अभी एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए, एनीमिया के परसेंटेज रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे नेशनल लेवल प्रोग्राम चलते हैं। उसमें एक प्रोग्राम है जो मेन प्रोग्राम है, वो है एनीमिया मुक्त भारत। इसके बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ है, 6x6x6 एक्टिविटीज़ है। इसको हम और एक जब मैं आपको नेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर पढ़ाऊंगी, इससे मैं इसको डिटेल में डिस्कशन करूंगी तभी। और बाकी यहाँ से आपके मतलब मैं यही बोलूँगी, जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट होते हैं जो लास्ट में आता है, वहाँ से 5-5 दो पैराग्राफ जो आते हैं वहाँ से 5-5 क्वेश्चन बनता है। वो मैक्सिमम आपके जो नेशनल रिपोर्ट्स है वहाँ से बनता है। जो प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंटल प्रोग्राम ऑनगोइंग, जो नया आ रहा है या पुराना चला गया है, मान लीजिए वो माल न्यूट्रिशन के ऊपर हो, फिर आपके आयोडीन डेफिशिएंसी के ऊपर हो, फिर कोई एनीमिया के ऊपर हो, राइट, वहाँ से पैराग्राफ उठाते हैं और वहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैंने जितना देखा है मैं आपको उतना ही बोल रही हूँ। सी नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोएलोनशिया या स्पून नेल, इसमें क्या होता है स्पेसिफिकली, जब किसी के बॉडी में या शरीर में हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होते हैं तब ये कोएलोनशिया या स्पून नेल देखा जाता है। इसका आप कैसे इसको पहचान पाओगे, इसका मेन सिम्टम्स क्या रहता है, देखिए। अब देखो ये जो नेल्स है, ये हमारे जो नॉर्मल नेल्स है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि इसका जो एज है, ठीक है, ये एज ना थोड़ा सा उठा हुआ है, इधर से रेज्ड है, और ये जो बीच का पोर्शन है ये थोड़ा सा दबी हुई है, राइट, मतलब सेंटर से डिप्रेस्ड है, और इसका जो शेप है ये पूरा स्पून जैसे लग रहा है, चम्मच की तरह, राइट। तो आयरन डेफिशिएंसी में ये कोएलोनशिया बहुत कॉमन है। अगर किसी को सीवियर और बहुत दिन से ट्रीट नहीं हुआ तो देखा जाता है स्पून नेल्स। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है रिचेटी ग्रोसरी। अब रिचेटी ग्रोसरी में क्या होता है, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी के वजह से मेनली होता है। बोन्स का डिफॉर्मिटीज, डीमिनरलाइजेशन भी बोल सकते हो, लैक ऑफ मिनरलाइजेशन, ओवर ग्रोथ ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल, यहाँ पे होगा कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज, कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज का ओवर ग्रोथ की वजह से आपके रिचेटी ग्रोसरी होते हैं। रिचेटी ग्रोसरी स्पेसिफिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कैल्शियम, राइट। अब देखिए ये जो आप रिब केज देख पा रहे हैं बच्चे का, राइट, यहाँ पे आप ये जो मोती बीड शेप में आप डिफॉर्मिटीज देख पा रहे हो। देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो एक माला का शेप में आ रहा है, तो रिचेटी ग्रोसरी में ये विजिबल होता है,
राइट, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इवन बीडिंग शेप में या माला के मोती के शेप में आपको ये स्पेसिफिक रिच डिक्रोशनी में डिफॉर्मिटीज देखने के लिए मिलेगा। यही, और इसके साथ साथ जो कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज है, मतलब ये जो बीडिंग है ये कहाँ पे होता है ये भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अभी डिटेल वे में क्वेश्चन आता है। कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज और रिब्स है ना, जिसका जॉइंट है, उस जॉइंट में आपके ऐसे मोती शेप में बीडिंग देखने के लिए मिलता है, उसको ही बोलते हैं रिच डिक्रोशनी। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड, मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप समझ पा रहे हो, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको, और कौन से, मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले मैं हर एक यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको टच करके जाऊँ, वो भी थोड़ा डिटेलिंग के साथ। टाइम बहुत ही कम है, तो आप लोग, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी आप पढ़े हो रिवाइज करते रहो, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं इतना ही बताऊंगी। आप जितना पढ़े हो उतना ही अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ो, है ना। तो जितना भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हो उसको डिटेल वे में पढ़ो, आगे पीछे का मुद्दा क्या है उसमें भी ध्यान दो। तो आज के लिए इतना ही था, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलता है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।